अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने आरएल सीरीज सर्किट देखना है जो ऑपरेट होता है अल्टरनेटिंग करंट से। तो आप आर और एल को जो है वो डीसी से भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एसी से ऑपरेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ कि आर और एल को आप पैरेलल कम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सीरीज कम्बिनेशन में इसको डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, एक आर एल सीरीज एसी सर्किट को अगर डिफ़ाइन करना हो तो इसको आप इसके नाम से लेकर डिफ़ाइन कर सकते हो। आर जो है वो रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है, एल इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है। तो इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो वो जो सर्किट होगा वो सीरीज सर्किट कहलाएगा। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो वो आर एल सीरीज सर्किट कहलाता है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इस सर्किट को बना के दिखा दें। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस आर, एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर इनको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, क्योंकि इस सर्किट को हमने ऑपरेट करवाना है यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। तो जो वोल्टेज सोर्स चाहिए वो भी अल्टरनेटिंग सोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो सीरीज सर्किट होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हमने सीरीज कम्बिनेशंस कैपेसिटर्स के सीखे थे, फिर सीरीज कम्बिनेशंस रेजिस्टर्स के सीखे थे। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगी। यानी सीरीज में जो कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं उनमें से एक जितना करंट जो है वो फ्लो करता है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लगेगी। अब ऐसा क्यों है, इसको अगर किसी स्टूडेंट को जानना है तो वो कैपेसिटर्स कम्बिनेशन का जो हमारा लेक्चर है उसको चेक कर ले, रेजिस्टर्स कम्बिनेशन का जो लेक्चर है उसको चेक कर ले। वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। यहाँ वो टारगेट नहीं है, लर्निंग आउटकम नहीं है यहाँ पे, तो मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा। बहरहाल हम रेफर ज़रूर करेंगे कि आर और एल चूँकि सीरीज में है, लिहाजा इन दोनों से एक जितना करंट फ्लो करेगा, लेकिन इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये सीरीज कम्बिनेशंस में है। अब क्योंकि वोल्टेज अलग अलग है, वी जो है स्टूडेंट्स इंडक्टर के लिए वो डिफरेंट है, रेजिस्टर के लिए डिफरेंट है, तो हम ऐसा करते हैं कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो निकालते हैं। तो सर्किट का जो वोल्टेज है वो निकालना है और उसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट वोल्टेज का। और रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उसके लिए फेजर डायग्राम जो है वो यूज़ की जा सकती है। अभी थोड़ी देर में हम उसकी तरफ मूव भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम रेफ़र कर लें कि जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो वी आर, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी एल से इंडिकेट कर देते हैं। इन दोनों पोटेंशियल्स का करंट के साथ क्या रिलेशन है उसको भी बता दें। चूँकि रेजिस्टर को हम अलग से पढ़ चुके हैं ना, अलग से पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टर से एसी करंट कैसे फ्लो होता है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टर में जो वोल्टेज और करंट हैं ये इन फेज़ होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनमें फेज़ डिफरेंस नहीं होता। और हमने इंडक्टर को भी जो है वो सेपरेट पढ़ा है, और इंडक्टर के अंदर हम सीख चुके हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। तो इंडक्टर के अंदर जो वी एल है वो लीड करेगा थ्रू 90 डिग्री और करंट लैग करेगा 90 डिग्री, जबकि वी आर और आई के दरम्यान में अगर आप देखो रिलेशन फेज़ का तो वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों में जो फेज़ एंगल है वो 0 है, ये फेज़ डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री का है। जैसे आप इसको लिखना चाहें, समझना चाहें। तो रिजल्टेंट वोल्टेज अगर हमने निकालना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए इन दो वोल्टेजेस को वेक्टर के तौर पे कंसिडर करेंगे। जो वी आर है और वी एल है, इन दो को वेक्टर्स के तौर पे लेंगे, और हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो निकाला जा सकता है। तो वी आर और वी एल का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वोल्टेज को, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो ऊपर एक और चीज़ है कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वलेंट होगा, और अगर लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ वी आर एंड वी एल, वेक्टर सम ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स जो हम ले लेने, इनको आप खुद अपने तौर पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, इस रेफरेंस लाइन यानी एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसके ऊपर हमने जो है वो एक वेक्टर ले लेना है। तो अच्छा है कि आप वो वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करें जो आई के साथ पैरेलल है। आई के साथ जो है वो कौन पैरेलल है, वी आर जो है वो
रजिस्टर है, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल है ना, और रजिस्टर में वी और आई जो है वो पैरेलल होते हैं, तो अच्छा है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो वी आर रिप्रेजेंट करें, और अगर आप आई रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आगे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके आप यहाँ पे आई भी लिख दें। आई के नीचे जो है वो आर लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आई जो है वो रजिस्टर और इंडक्टर में बराबर ही तो है, तो जब उसकी वैल्यू एक जितनी है तो फिर फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक और वेक्टर जो है वो चाहिए है, और वो वी एल के लिए हम जानते हैं कि जो वी एल है वो लीड करता है इंडक्टर के अंदर करंट को, तो करंट यहाँ पे हमने शो कर दिया ना। अब ये एक ही करंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स उस करंट को जो रजिस्टर में है और उस करंट को जो इंडक्टर में है। अब हमें एक और वेक्टर लेना है जो कि वी एल को रिप्रेजेंट करेगा। वी एल जो है वो इस आई के जो है वो इस आई को लीड करता होना चाहिए, इस आई को उसने लीड करना है बाय 90 डिग्री, तो इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे और ऊपर की तरफ बनाएंगे। अगर वी एल लैग करता तो नीचे बनाते, लेकिन वी एल जो है चूँकि लीड कर रहा है थ्रू 90 डिग्री आई को एक इंडक्टर में, तो वो हम फिर वी एल जो है वो ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स वी एल। तो इस तरह से आप देख लो वी एल और आई ये भी कंपेयर हो गए, वी आर और आई जो है वो भी कंपेयर हो गए, और वी एल और वी आर जो है ये भी आपस में कंपेयर हो गए। जब जैसे हम कह रहे थे कि हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है वी एल और वी आर का वेक्टर सम लेंगे, तो वो आप हेड टू टेल रूल ले सकते हो। हेड टू टेल रूल आप जानते हो कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करना होता है। ये आपका पहला वेक्टर है, इसका जो हेड है इसके साथ दूसरे वेक्टर की जो है वो टेल आप लेके आओ। दूसरा वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो तो वी एल है जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि उतनी ही लेंथ का ये हो। तो पहले वेक्टर का जहाँ पे हेड है दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ इसका एरो हेड भी हम लगा लेते हैं। और रिजल्टेंट आप जानते हो कि कैसे निकालते हैं कि जो पहले वेक्टर है उसकी टेल और आखिरी वेक्टर जो है उसके हेड को जो कनेक्ट करती हुई लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही है। तो आप इसको सेपरेट से बनाना चाहो या आप इसको इसी तरह बनाना चाहो, आपकी चॉइस है। एनीवेज ये जो है लाइन ये रिजल्टेंट लाइन है, और हम इसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो वी आर जो है वो इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर। और वी एल जो है एक इंडक्टर के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं, ये पीछे पढ़ चुका जब इंडक्टर का टॉपिक हमने पढ़ा, तो वहाँ हम सीख क्या है कि इंडक्टर के लिए v इक्वल टू आई एक्स, और चूँकि इंडक्टर को l उसकी इंडक्टेंस रेफर करती है तो वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल। और ये जो लाइन है ये रिजल्टेंट लाइन है v के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल के ऊपर, इसको ए बी सी ट्रायंगल कह दीजिए, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बताता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो वही यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज है तो वी स्क्वायर, और वी आर जो है ये बेस है तो उसका स्क्वायर आ गया, और वी एल जो है ये यहाँ पे ड्रा किया था ना, लेकिन जब हम हेड टू टेल रूल ले रहे हैं तो इसको इधर हमने ड्रा कर रखा है, तो वी एल जो है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो इधर जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और इधर आप उसको रिटेन करेंगे। आप जानते हैं मैट्रिक्स है, ये बेसिक फिजिक्स आप सीखते आ रहे हैं, तो वही कुछ है यहाँ पे। नेक्स्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वी आर इक्वल्स टू आई आर और वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल। तो वैल्यूज़ पुट करो और उनका स्क्वायर मौजूद रखो पहले, और फिर स्क्वायर जो है वो सॉल्व कर लो। स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। अगली टाइम अब आप देखो तो आई स्क्वायर और दोनों तरफ जो दो फैक्टर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो दो टर्म्स जो ऐड हो रही हैं तो दोनों के अंदर आई स्क्वायर मौजूद है, तो इसको आप कॉमन निकाल लो। तो आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट टाइम हम ये कर सकते हैं कि आई स्क्वायर को उसका स्क्वायर रूट दे के हम सेपरेट कर सकते हैं। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूँ एक स्क्वायर रूट में हो तो आप उन्हें अलग कर सकते हैं। तो आई को उसका स्क्वायर रूट दे के सेपरेट कर लिया, और बाकी जो पार्ट है उसको उसी तरह रहने दिया, और फिर स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल करके आई को हम अकेला लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ओम्स लॉ है उसके हिसाब से आप देखो तो v इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से r क्या चीज़ है, r हम कहते हैं कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, और अगर न्यूट्रल हो के हम एक टर्म इस्तेमाल करें
रेजिस्टेंस के लिए तो वो ऑपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्टर को रेफर करेगा, लेकिन जब ऑपोजिशन का वर्ड हम यूज़ करेंगे तो वो हम रेजिस्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपेसिटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल वर्ड है ऑपोजिशन, तो हम कह सकते हैं कि जी आर जो है ये ऑपोजिशन है। तो इस ऑपोजिशन आर को यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि इन केस ऑफ आर एल जो सीरीज सर्किट है उसमें ऑपोजिशन किसकी इक्वल होगी, तो आई के साथ ये मल्टीप्लाई होता हुआ ये फैक्टर है। तो इसको हम अलग कर सकते हैं यहाँ पे आई को, तो इसके लिए ये जो अपोजिशन वाला पार्ट है इसको दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दो, और आप जैसे यहाँ पे आप कहते हो ओम्स लॉ में कि आई इक्वल होता है वी बाई आर के, वी बाई आर, और आर को आप रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन कहते हो, वैसे ही आप इस फार्मूले को भी आर एल सीरीज सर्किट का जो फार्मूला है उसको भी रीड कर सकते हो कि आई इक्वल्स टू वी बाई ऑपोजिशन है, और इस ऑपोजिशन को हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। ये सर्किट कौन सा है, आर एल सीरीज सर्किट है ना, तो ये जो फैक्टर है ये इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस होने का मतलब है ये ऑपोजिशन है। और ये कौन सी ऑपोजिशन है, ये वो ऑपोजिशन है जो करंट को सामना करना पड़ता है, जिसका जब करंट जो है वो फ्लो करता है किस में से, आर एल सीरीज सर्किट में से। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये फैक्टर जो है वो आर एल सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस है। इसको हम एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो है जी। तो फिर ये जितना पोर्शन लिखा हुआ है जिसको आप जी से रिप्लेस कर दीजिए, इसको आप सिंबलाइज कर दीजिए, तो जहाँ ये फैक्टर था उसकी जगह आ गया जी। तो अगर फेजर डायग्राम में बात करें तो वहाँ पे भी आप आर एक्स एल और जी को जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा ऊपर आपने देखा कि वी एल था, वी आर था, और एक रिजल्टेंट जो वी है, तीनों जो है वो एक ट्रायंगल की सूरत में हमने देखे, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। वैसे ही जो आउटकम्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। वी आर जो है स्टूडेंट्स उसके लिए आर, और वी एल के लिए है स्टूडेंट्स एक्स एल, और जो रिजल्टेंट है वी उसके लिए हो गया जी। जहाँ जहाँ वो वेक्टर्स हैं वी आर, वी एल और वी, वहाँ पे आप आर एक्स एल और जी आप जो है वो साथ रिलेट करते हुए लिख दीजिए। ये जो ट्रायंगल बनेगी इस ट्रायंगल को आप नाम दोगे इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ आर एल सीरीज सर्किट। यही चीज़ आप दोबारा डायग्राम में देख लें, तो यहाँ से आप चाहो तो अगर वी आर हटा सकते हो, और ये जो वी एल है इसको आप यहाँ पे, वी एल तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स एल चाहिए, तो एक्स एल आप यहाँ पे लेबल कर दो, और जो जी है इम्पीडेंस है पूरे सर्किट की, वो ये हाइपोटेन्यूज वाली जो लाइन है ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है फेज एंगल की। हमने ये तो जाना कि जो आर एल सीरीज सर्किट का एक कंपोनेंट इंडक्टर, उसमें वी लीड कर रहा होता है आई को, और जो दूसरा कंपोनेंट है रेजिस्टर, उसमें वी और आई जो है वो पैरेलल होते हैं, इन फेज होते हैं, दोनों साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर पूरे सर्किट की बात की जाए तो पूरे सर्किट में जो रिजल्टेंट वोल्टेज है और उससे आने वाला जो करंट है, क्या वो इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे? तो उसका जवाब है कि दोनों जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं। तो कैसे पता चलेगा आउट ऑफ फेज हैं, और वो फेज एंगल कैसे निकालना है? तो इसके लिए आप वेक्टर्स देखो। तो आई इसमें कहाँ है? ऊपर एक डायग्राम हमने बनाई थी, यहाँ इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर आई लेंगे और साथ जो है वो वी आर बना लेंगे कि दोनों पैरेलल है, और फिर वी एल को जो है वो आई के हिसाब से लीड करता हुआ थ्रू 90 डिग्री बता देंगे। वही डायग्राम आप स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा आई जो है उसको रेफर कर सकते हो। अब आप देखो कि आई और जो वी है यानी रिजल्टेंट वोल्टेज, इनके दरमियान में क्या कोई एंगल एग्जिस्ट कर रहा है? तो हमें पता चल रहा है कि आई और वी के दरमियान में ये एक एंगल मौजूद है जिसको हम फाई का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जो वी और आई है ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं, इनके दरमियान में कोई एंगल फाई तो मौजूद है। अब इनमें लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है? तो इसमें देखें ये 0 डिग्री है वाली लाइन है, इसके ऊपर कुछ डिग्रीज पॉजिटिव में कवर हों तब जाके वी वाला जो वेक्टर है वो आता है। इसका मतलब है कि वी जो है वो बाई सम डिग्रीज आगे है, मींस लीड कर रहा है आई को। तो वी जो है वो आर एल सीरीज सर्किट में लीडिंग और आई जो है वो लैगिंग हुआ, और ये चीज़ यहाँ पे हम शुरू में ही मेंशन कर देंगे कि वी जो है वो आई को बाई एंगल फाई लीड कर रहा है। अब ये एंगल मालूम करना है तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स में देख चुके कि जो आप एंगल निकालते हो tan थीटा से,
तो यहाँ पे भी आप टेन थीटा को यूज़ करते हुए वो एंगल निकाल लोगे, लेकिन यहाँ थीटा नहीं यूज़ करें, हम फाई यूज़ करें इसके लिए, तो टेन फाई इक्वल्स हो जाएगा वी एल ओवर वी आर, क्योंकि जो थीटा टेन थीटा है या टेन का जो फंक्शन है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, और इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो वी एल है और जो बेस है वो वी आर है। तो इन दो का रिलेशनशिप जो है वो बना लेंगे हम, और फिर टेन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, टेन इन्वर्स हो जाएगा, वो शो कर दिए। फिर वी एल और वी आर की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और आई को आई से कैंसिल कर दें तो एक्स एल ओवर आर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स वो रिलेशनशिप जिससे आप जो फेज एंगल है वो आप मालूम कर सकते हो। और अगर आप गौर करो तो ये जो एक्स एल और आर की जो रेशो है ये मल्टीप्लाई हो रही है टेन इनवर्स के साथ। इसका मतलब है कि ये रेशो जितनी बड़ी होगी आंसर भी उतना बड़ा आएगा, ये रेशो जितनी छोटी होगी आंसर भी उतना छोटा आएगा। ग्रेटर द रेशो ग्रेटर विल बी द फेज डिफरेंस। अब लास्ट में हमने निकालना है जी पावर जो है पावर कंजप्शन, आर एल सीरीज सर्किट में पावर कंजप्शन का क्या स्टेटस है। जब हम आर और एल को सेपरेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि आर में पावर कंज्यूम होती है, जो इंडक्टर है उसमें पावर कंज्यूम नहीं होती है। लेकिन अगर हम दोनों का सीरीज कम्बिनेशन लें, सर्किट बनाएं, सीरीज में एसी को ऑपरेट करवाएं, एसी को लेके ऑपरेट करवाएं, तो क्या पावर कंजप्शन होगी या नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने इसको पार्ट सी को जो है वो कवर करना है। तो एवरेज पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इक्वल्स टू वी एम और इनटू आई एम। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वी एम मल्टीप्लाइड बाय आई एम हमें पावर दे रहे हैं, ये मैक्सिमम पावर है। और ये मैक्सिमम पावर तब आती है जब V यानी वोल्टेज और I यानी करंट ये दोनों इन फेज हों। इन फेज होने का मतलब है कि इनके दरम्यान में एंगल जो है वो स्टूडेंट्स कौन से डिग्री का हो, एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो। अगर ये दोनों इन फेज हैं तो एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा और पावर जो है मैक्सिमम आएगी। अब सोचो टेन थीटा में, साइन थीटा में, कॉस थीटा में वो कौन सा फंक्शन है कि जिसको अगर हम 0 डिग्री दें और वो मैक्सिमम वैल्यू दें। तो टेन, साइन और कॉस में वो सिर्फ कॉस फंक्शन है कि जिसको हम कॉस 0 जब मालूम करते हैं कैलकुलेटर से तो 1 आता है। इसका मतलब है कि V और I के दरमियान में हम कॉस फंक्शन जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कब? जब V और I के दरमियान में कोई फेज डिफरेंस मौजूद हो। V और I इन फेज हैं तब VM और IM यूज़ होगा। जब आउट ऑफ फेज हैं, इनके दरमियान में कोई एंगल है तो वो एंगल जो है वो कॉस फंक्शन के साथ आएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम यहाँ मैक्सिमम पावर कह रहे हैं, VM IM मैक्सिमम पावर है, तो फिर मैक्सिमम पावर इन फेज का मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू कॉस फंक्शन के साथ देता है। इसलिए VM और IM के दरमियान में हम कॉस फंक्शन लेंगे। लेकिन जब V और I जो है वो आउट ऑफ फेज हो, इनके दरमियान में कोई एंगल मौजूद हो, उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम V का वो कंपोनेंट तलाश करेंगे जो I के पैरेलल हो जाए, क्योंकि अगर हमने पावर के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है V और I को लेके, तो V और I को हमें पैरेलल लेना होगा। अगर दोनों बजाते खुद पैरेलल नहीं है तो V का वो कंपोनेंट तलाश किया जाए जो I के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डायग्राम, ये वही डायग्राम है जो ऊपर आपने देखी है, जिसके अंदर हमने रिलेट किया है जो करंट है और जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरम्यान में हमने देखा कि एक एंगल फाई जो है वो मौजूद है, तो उसी डायग्राम को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। अब V और I जैसे देख रहे हैं कि आउट ऑफ फेज है, इनके दरम्यान में एक एंगल मौजूद है, तो चलो V का कोई कंपोनेंट निकालो जो I के पैरेलल हो। तो VM जो है उसके दो कंपोनेंट्स तलाश करें, एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो साइन के साथ आएगा, साइन फंक्शन के साथ, तो VM साइन फाई, और फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VM का जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होता है वो कॉस थीटा से लिखते हैं, तो VM कॉस फाई आ गया। अब आप देखो कि V का कौन सा कंपोनेंट है जो I के पैरेलल है, तो साफ पता चलता है कि I और VM कॉस थीटा ये सेम डायरेक्शन में, तो VM कॉस थीटा जो है वो I के पैरेलल है। तो चले अब हम इन दो को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जो पावर वाला फार्मूला है वो लिखते हैं। तो VM की जगह अब की बार VM कॉस फाई आ गया और साथ IM से मल्टीप्लाई करें, इनको मॉडिफाई कर लीजिए, तो VM IM इंटू कॉस फाई आ गया। स्टूडेंट्स हम बात करें RL सर्किट में जो पावर डिसिपेशन है उसकी, तो पहले ये देख लेते हैं कि जो प्योर R हो, प्योर रेजिस्टेंस हो तो पावर डिसिपेशन क्या होती है, और जब प्योर इंडक्टर हो या इंडक्टेंस हो तो पावर डिसिपेशन क्या होती है।
कि वैसे हमने इनको अलग अलग पढ़ रखे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन को फर्दर बढ़ाने के लिए हमें इनकी अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए ताकि पूरे सर्किट की वैल्यू हम निकाल सकें। तो एक जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें स्टूडेंट्स रेजिस्टर के थ्रू जब वोल्टेज और करंट को हम देखते हैं तो इन फेज होते हैं। तो वोल्टेज और करंट रेजिस्टर में इन फेज हैं तो इनके दरमियान में एंगल हुआ 0 डिग्री का, पैरेलल हुए इन फेज हुए तो 0 डिग्री। तो कॉज जो है वो थीटा या फाई की जगह पुट कर लेंगे 0 और कॉज 0 आता है 1। इसका मतलब हुआ कि जो पावर फैक्टर है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो 1 है। फिर इसी तरह से अगर आप बात करो पावर फैक्टर निकालो प्योर जो इंडक्टिव या इंडक्टेंस सर्किट है उसके लिए, तो एक इंडक्टर में जो वोल्टेज और करंट है ये आउट ऑफ फेज होते हैं बाय 90 डिग्री, तो कॉस 90 जो आता है 0। तो इसका मतलब है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर है वो 0 है। तो हमें इनकी अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई, तो अलग अलग वैल्यूज़ को मिला के एवरेज निकालेंगे तो हम वो पावर जो पूरे सर्किट की निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो पावर जो एवरेज पावर है वो हमने निकालनी है। तो हमने देखा कि भाई जो स्टूडेंट्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसके लिए पावर किसकी इक्वल होगी, उसके लिए पावर इक्वल होगी P इक्वल्स टू VM/IM। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर ही आपको बता चुका कि भाई VM और IM ये तब आते हैं इक्वल टू पावर जब इन फेज हो, एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो, और जब 90 डिग्री का एंगल हो तो फिर तो 0 रिजल्ट आता। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एक रेजिस्टिव सर्किट के लिए VM/IM की इक्वल हुई पावर, इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर 0 की इक्वल हुई, दो क्वांटिटीज हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, साथ cos फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को सॉल्व करें, 0 ऐड करो तो रिजल्ट सेम ही रहता है, VM इंटू IM ओवर 2 हो जाएगा और साथ cos फाई आ गया। अब 2 को हम स्क्वायर रूट के साथ अलग अलग कर सकते हैं और ये हमने सीख रखा है, ये मैं एक लेक्चर के अंदर आपको सिखा चुका हूँ पीछे प्रीवियसली कि जो 2 नीचे डिनोमिनेटर में इसको हम स्क्वायर रूट के साथ 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा यहाँ पे है। तो VM को अंडर रूट 2 दे के अलग कर लिया, IM को अंडर रूट 2 दे के अलग कर लिया। ये अब भी ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल ही है क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर पीछे 2 ही हमें देगा। ये हमने इसलिए किया कि हम बता सकें कि VM ओवर अंडर रूट ऑफ 2 जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, और IM ओवर अंडर रूट ऑफ 2 जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है स्टूडेंट्स करंट की, और साथ cos फाई उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमने पता कर लिया कि जो एवरेज पावर है एक RL सीरीज सर्किट की वो किसके इक्वलेंट है। तो यहाँ पे फर्दर आप V और I को सिंप्लीफाई करके VRMS और IRMS को सिंप्लीफाई करके VI पुट कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो फिर नीचे आपको बताना पड़ेगा कि V और I जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं रिस्पेक्टिवली वोल्टेज और करंट के लिए, और जो cos फाई है यहाँ पे वो RL सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ऑफ द RL सीरीज सर्किट। उम्मीद है स्टूडेंट्स के टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।